आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे देश के मशहूर लेखक रहे हैं और जो मैं रचना उनकी सुनाने वाली हूँ उस रचना का शीर्षक है काबुली वाला और ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए फिर शुरू करती हूँ मैं काबुली वाला कहानी को। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मीनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक वह जागती रहती है उस समय का एक क्षण भी वह मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ अक्सर डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, पर मुझे ऐसा नहीं होता। मीनी का चुप रहना मुझे ऐसा अस्वाभाविक लगता है कि मुझे यही वजह है कि मेरे साथ उसकी बातचीत कुछ ज़्यादा उत्साह के साथ होती है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि इतने में मीनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौआ कहता था। वो कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ को बकता बहुत है ना? खाली बक बक क्या करता है, रात दिन करता है। मैं बोला, मीनी तू जा, भोला के साथ खेल जाकर, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी जल्दी मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के खेल शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कांचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के ऊंचे झरोखे में से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मीनी अटकन बटकन खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2-4 अंगूर की पिटारियाँ लिए, एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या के मन में कैसा भावोदय हुआ यह बताना कठिन है। उसने ज़ोरों से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अभी झोले कंधे में डाले एक आफत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां परिच्छेद आज पूरा होने से रह जाएगा। लेकिन मीनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डरकर भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा यद्यपि प्रताप सिंह और कांचनमाला की हालत अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। इसके बाद उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज़, सीमांत रक्षा इत्यादि विषयों में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते समय उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मीनी के मन से फजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने कुछ भी न लिया और दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना मतामत भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जाता है। मीनी को अपने 5 साल के जीवन की जानकारी में बाबूजी के सिवा ऐसा धीरज वाला शायद ही कभी मिला होगा।
देखा तो उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, उसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डपटकर मिनी से पूछ रही है, तूने ये अठन्नी पाई कहाँ से? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले ने तैने अठन्नी ली कैसे, बता? मिनी ने रोने की तैयारी करके कहा, मैंने मांगी नहीं, उसने अपने आप दी है। मैंने आकर मिनी की उस आसन विपत्ति से रक्षा की, उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि इस बीच में काबुली रोज़ आया है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफ़ी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी प्रचलित है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत एक अनावश्यक चंद बिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता है, हाथी। उसके परिहास पर मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे दोनों को ज़रा विशेष कौतुक मालूम होता और शरद ऋतु के प्रभात में एक सयाने और एक बच्चे की सहल हंसी देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उनमें और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, लल्ली, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा? हमारे यहाँ लड़कियाँ जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित होती हैं, किंतु हम लोग ज़रा कुछ नए ज़माने के होने के कारण ज़रा सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। इसलिए रहमत का अनुरोध वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी, किंतु फिर भी किसी बात का जवाब बिना दिए चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टी वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना प्रकांड मोटा घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते शुभ्र शरद ऋतु आ पहुंची। प्राचीन काल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी भी कहीं नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन पृथ्वी भर में घूमा करता है। यानी मैं अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूँ। बाहर की पृथ्वी के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इसी तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी, पर्वत, वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखो तो मैं इतना स्थावर प्रकृति का हूँ कि अपना कोना छोड़कर घर के बाहर निकलने में मेरा सिर कटता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे से कमरे में टेबल के पास बैठकर उस काबुली से गप्पे करके मैं बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुली का पूरा चित्र खिंच जाता है। दोनों तरफ उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे पहाड़ हैं और रेगिस्तानी रास्ता। उन पर लदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है, साफा बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर। कोई ऊँट पर सवार है तो कोई पैदल ही जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूक लिए हुए हैं। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बात कर रहे हैं। मिनी की माँ स्वभाव से बड़ी वहमी है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उनकी समझ में ये दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर, डकैत, मतवाले, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुआ, तिलचट्टे और गोरों से भरी पड़ी है। इतने दिन से इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन की यह विभीषिका दूर नहीं हुई। रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए उसने मुझे बार बार अनुरोध करती। जब मैंने उसका संदेह हंसी में उड़ा देना चाहा तो वह मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठी। क्या कभी किसी लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते? एक लंबे तगड़े मोटे काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा कर जाना क्या बिल्कुल असंभव है? इत्यादि इत्यादि।
मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल असंभव हो सो बात नहीं, पर विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती, इसलिए मेरी स्त्री के मन में डर रह ही गया है। लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने मकान में आने से मना न कर सका। हर साल माघ महीने के लगभग रहमत देश चला जाता। उस समय वह अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा ही लगता है जैसे दोनों में मानो कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो शाम को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पैजामा पहने झोला झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। परंतु जब देखता हूँ मिनी काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो जुदा जुदा उम्र के असम मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है। एक दिन सवेरे में मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जरा विदा होने से पहले आज 2-3 रोज से खूब ज़ोरों से पड़ रहा है। जहाँ देखो वहाँ जारे की ही चर्चा है। ऐसे जारे पाले में खिड़की में से सवेरे की घास टेबल के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गर्मी मुझे बड़ी अच्छी मालूम देने लगी। करीब 8 बजे होंगे। सिर से ग्लोबन लपेटे उषाचरण प्रातः भ्रमण समाप्त करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इसी समय सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सा सुनाई दिया। देखूं तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कुतूहल लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें वह देने से नट गया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने निकाल कर छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की अश्वाय गालियाँ सुना रहा था। इतने में काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हाश प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मीनी के आने के साथ ही उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका ये उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे बिल्कुल उतर गया। हम लोग जब घर में बैठकर हमेशा के अभ्यास के अनुसार नित्य का काम धंधा करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष जेल की दीवारों के अंदर कैसे साल ब साल बिता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उदित नहीं हुई। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो और भी लज्जाजनक था। यह बात उसके बाप को माननी ही पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नवी से इसके साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ संबंध ही टूट गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टियों में ही उसका ब्याह हो जाएगा। कला संवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर के आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके सास ससुर के घर चली जाएगी। प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदय हुआ। वर्षा के बाद शरद ऋतु की यह नई धुली हुई धूप मानो सुहागे से गले मिल निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने झंझर गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का अनुपम लावण्य फैला दिया है। हमारे घर पर आज अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों से
रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद व्यवस्था को शरद ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत में व्याप्त कर देती है। मेरी मीनी का आज ब्याह है। सवेरे से बड़ा भारी झमेला है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांध बांध कर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उसकी टन टन की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही है। चल रे जल्दी कर, इधर आ की तो कोई शुमार ही नहीं। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल, और न ही चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट खट बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को ज़रा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चले आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक जन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और कागज़ के दान दोनों में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग कर लाया था। उसकी यह पहले की अपनी झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा रहने दीजिए। ज़रा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सा मेवा लेकर आया हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरे टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज़ पे एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटोग्राफ नहीं, तैलचित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली कूचों में मेवा बेचने आता है, और तब ये कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का सुकोमल स्पर्श उस बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया। वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत कुछ आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने बेचारी वधू वेचनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो सकपका गया। पहले जैसी बातचीत करते उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा उसके पहले जैसा जवाब देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आई जबकि काबुली के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा से जाग उठी। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में
ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी थी कि उसकी लाडली भी इतने दिनों में बड़ी हो गई है। उसके साथ ही उसने अब फिर नई छानबीन करनी पड़ेगी। शायद उसे अब तक ठीक पहले सी वैसी की वैसी ना पाएगा। अब इस 8 बरसों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के वक्त शरद की असली सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफ़गानिस्तान के एक मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने 50 रुपये के नोट निकाल कर उसके हाथ पे रख दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंक छाँट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। अंग्रेज़ी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें बड़ी नाराज़गी दिखाने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।